नमस्कार दोस्तों। आज से कुछ साल पहले एक परिवार के साथ ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घट गई कि जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे ना तो दिमाग चकरा जाएगा। बिना देरी किए आइए डायरेक्टली जिया की ज़ुबानी जानते कि क्या कुछ घटा था उनके साथ। ये जो घटना घटी थी ना, नैना नाम की लड़की के मम्मी के साथ घटी थी। लेकिन ये सब जो घटना घटी थी, नैना कभी अपनी लाइफ में देख नहीं पाई थी। उसको बताया गया है तब उसको पता चला है। इसीलिए हम लोगों को नैना की मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी स्टोरी को जानना पड़ेगा। उसने अपनी मम्मी का नाम तो नहीं बताया, लेकिन उनका नाम हम सरिता जी रख देते हैं। सरिता जी जो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। हमेशा से अपनी ज़िंदगी अच्छी खासी जी रही थी और जब तक उनकी शादी नहीं हुई तब तक उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन उनको ना नज़र भी बहुत ज़्यादा लगती थी। बोलते ना कि जिनकी परछाई हल्की होती है, शायद हल्की परछाई दिखती है, ऐसा कुछ होता है, लॉजिक होता होगा। ये होता है कि जिनका ऑरा कमज़ोर होता है हाँ उनको भूत प्रेत जल्दी पकड़ लेते हैं, उनको नज़र लगती है, उनके ऊपर काला जादू बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसी कुछ रहा होगा। हाँ, तो इनके साथ भी ऐसा ही था। अगर ये बाई चांस किसी के अंतिम संस्कार में चली जाए, किसी घर पे कोई ऑफ हुआ है और वहाँ पे चली जाए, तो इनको कुछ ना कुछ सपने आने लगते थे, कुछ ना कुछ इनको महसूस होने लगता था। मतलब कि जो भूत प्रेत वाली जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो इनसे बहुत अट्रैक्ट होती थी। जो गाँव में डायने हैं वो भी बहुत ज़्यादा इनको देख के नज़र लगाती थी, क्योंकि अच्छी खासी सुंदर थी ये हमेशा से। लेकिन इनकी ज़िंदगी तब बदल जाती है जब इनकी शादी होती है। इनकी शादी होती है अपने गांव के पास में ही, थोड़ी दूर, इतना पास नहीं, थोड़ा दूरी था, एक शहर में। एक शहर में अच्छा खासा वेल सेटल लड़का था, जो कि जॉब करने वाला ऐसा लड़का देख के इनकी शादी होती है। उसके बाद ये अपने ससुराल विदा होके चली जाती हैं। इनके ससुराल में कौन से लोग थे? एक पति जी और उनके 2 छोटे भाई और सास ससुर, इतने लोग थे। ये फैमिली में भी अच्छे से घुल जाते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे, समझदार लोग थे और बहुत अच्छे से रहते थे इनके साथ, बिहेव भी अच्छे से करते थे। तो सब कुछ यहाँ पे घुल मिल गई है, सब कुछ अच्छे खासा टाइम स्पेंड कर अच्छे से रह रही हैं। लेकिन अपने घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकला करती थी, क्योंकि इनकी नई नई शादी हुई थी। तो ज़्यादातर घर पे रहती थी और इनके पति जी जाया करते थे अपने ऑफिस जॉब करने, और फिर जॉब करके शाम के टाइम में आया करते थे। और इनके जो देवर लोग हैं उनमें से एक देवर वो पढ़ाई लिखाई कुछ कॉलेज में था और एक देवर भी नौकरी कर रहे थे, ऐसा वाला था। तो सरिता जी की ज़िंदगी भी वैसी नॉर्मल कटती है जैसा कि हर एक औरत की ज़िंदगी उस टाइम पे कटा करती थी। एक दिन ऐसे ही आराम से, कुछ महीने इनके शादी को हुए होंगे, 6-7 महीने करीब, एक दिन अचानक से इनके घर के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, जैसा कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। और आज इनके घर पे इनके सास ससुर भी नहीं थे, और इनके पति और देवर दोनों जॉब पे जा चुके थे, और छोटे वाले देवर कहाँ थे इनको बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया नहीं था। और इनका घर ना थोड़ा सा आउटर इलाके में था, शहर के आउटर इलाके में, जहाँ पे कम कम घर हुआ करते थे। तो ये समझ नहीं पाती है कि मैं घर से बाहर निकलूँ नहीं निकलूँ, देखने जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कौन चिल्ला रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आती है, लोगों की बात करने की आवाज़ आती है। तो ये ना थोड़ा सोचती है कि मैं झाँक के देखती हूँ, थोड़ा सा दरवाजे के पास जाती हूँ और पीछे से देखने की कोशिश करती हूँ कि कौन से लोग हैं और क्यों चिल्ला रहे हैं मेरे घर के पास आके। और जब जाती हैं तो क्या पाती हैं, इनके घर के जस्ट बाहर कुछ ही दूरी पे एक कुआं था। उस कुएं के पास बहुत सारे लोग खड़े हैं, लगभग 25-30 लोग खड़े हैं, और अजीबोगरीब पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। क्या मजबूरी रहे होगी, क्यों उसने ऐसा किया, क्या हो गया, कौन है उसके घर पे, अब उसको देखेगा, निकालेगा कौन, नहीं तो पुलिस केस हो गया, कौन जाएगा निकालने के लिए, क्या करेगा। ये टोटली कन्फ्यूज़ थी कि किसकी बात कर रहे हैं, कौन किसको निकालेगा, क्या करेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये अपने रूम में आराम से अंदर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद इनके सास ससुर शायद घर वापस आते हैं, लेकिन जैसे ही वापस इनके सास ससुर आते हैं, बाहर से उनके रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अब ये शॉक्ड होके बाहर निकलती हैं कि सास ससुर क्यों रो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब बाहर निकल गई थी क्योंकि सोची थी अब क्या छुपने का मतलब, सास ससुर रो क्यों रहे, कुछ तो मुसीबत होगा। बाहर निकलती हैं तो क्या पाती हैं कि पुलिस भी आ चुकी है, उनके सास ससुर भी आ चुके हैं, और इनके जो छोटे वाले देवर हैं जो कॉलेज में थे, उन्होंने खुद को खुश कर लिया था उस कुएं के अंदर कूद के। ये चीज़ उनको पता चलती है। उनके शरीर को बाहर निकाला जाता है छोटे देवर के, और उसके बाद जो सास ससुर, उनका रोना पीटना, इनका भी रोना पीटना सबका चालू हो गया। आस पड़ोस के लोग भी गा रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई थी तुरंत कूदे थे निकालने की। किसी ने शायद देख लिया वो कूदते हुए तो चिल्ला चिल्ला दूसरों को बुला लिया, लेकिन चाहते तो लोग मदद कर सकते थे, लेकिन किसी ने क्यों नहीं किया समझ में नहीं आ रहा है।
या बाद में आके किसी ने देखा, कुछ भी रीज़न हो सकता है। इनको अच्छे से क्लियर पता नहीं था। उसके बाद बहुत रोना गाना हुआ। इनके पति जी को और दूसरे जो सेकंड नंबर के देवर थे उनको भी फ़ोन करके बुलाया जाता है। सब लोग आते हैं घर पे, एकदम शोक का माहौल इनके पूरे घर पे हो जाता है। धीरे धीरे करते करते अंतिम संस्कार होने के बाद इनका जो भी काम क्रिया था वो भी निपट जाता है धीरे धीरे करते करते। अब घर में सब लोग गम में तो थे ही, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब सास ससुर भी इस उम्मीद से जीने लगते हैं कि 2 बेटे तो और हैं हमारे, उनके लिए जीना पड़ेगा। एक जवान लड़का खोए थे, इतनी आसानी से कोई भूल नहीं सकता। और क्या रीज़न था उसको कूदने का किसी को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता। एक दिन काम क्रिया ख़त्म होने के 2-3 दिन बाद ही जो इनके देवर थे सरिता जी के सेकंड नंबर वाले, वो अचानक से रात में चीख के उठते हैं। चीख के उठते सब लोग भागते भागते उनके रूम की तरफ जाते हैं। ये भी सरिता जी, इनके पति जी, सास ससुर सब जाते हैं वहाँ पे दौड़ते दौड़ते। तो क्या पाते हैं कि वो अपने बेड पे बैठे हुए बहुत डरे घबराए हुए से और चीख रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे छोड़ दे, मेरे पास क्यों आ रहा है ऐसे, मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, मेरे पास मत आ, चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। काँप रहे और जोरों से बोल रहे हैं। तो ये सब शॉक्ड होते हैं और भागते हुए इनके पति जाते हैं। वो थोड़े से ना दबंग टाइप के थे, बहुत गुस्सैल थे और हमेशा अपने पास एक लाठी रखा करते थे। कोई भी चोर चार कुछ भी आया तो उसको सीधा कर दूंगा ऐसा वाला। तो लाठी लेके ही भाग के आए थे, कुछ हो तो नहीं गया उसको। तो आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, सब लोग पूछते हैं देवर जी से। तो देवर जी क्या बोलते हैं कि जो भाई है उसका नाम अपन अर्पित रख देते हैं, जो अर्पित है वो मुझे दिखाई दे रहा है। सब लोग शॉक्ड, अर्पित को तो मरे हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, वो कैसे दिखाई दे सकता है। तो बोलते हैं कि वो अर्पित मुझे दिखाई दे रहा है, अभी दरवाजे के पास खड़ा था, मुझे देख के हंस रहा था ज़ोर ज़ोर से और बोल रहा था कि भैया मेरे साथ चलो, मैं किसी ना किसी को अपने साथ लेके जाऊंगा, मेरे साथ चलो, मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे साथ चलो, ऐसा सा बोल रहा है। और रो भी रहा है वो दिखाई दे के। और उसको देख के मैं घबरा जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहला दिन देखा, इससे पहले भी एक बार देखा था सपने में। मुझे लगा हो सकता है उसकी आत्मा को शांति मिल गई होगी या कुछ भी होगा, शायद जा रहा हो इस दुनिया से, सपना दिखाया होगा। लेकिन आज मुझे क्लियरली अपने दरवाजे के पास दिखा है, मतलब कुछ अलग मैटर है ये। तो वो इनके भैया बोलते हैं, यानी कि पति जी, सरिता जी के पति जी, अरे कुछ नहीं है, क्या मैटर है, कुछ भी मैटर नहीं है, तो फालतू उसके बारे में ज़्यादा सोच रहा होगा, इसलिए तुझे सपना आया होगा, ये हकीकत नहीं हो सकता, उसको गए हुए टाइम हो गए हैं। तो फिर ये बोलते हैं कि ठीक है, आप लोग जाओ सोने के लिए, अभी मुझे डर लग रहा है, मुझे बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। ये रात भर बैठे बैठे देवर जी की पूरी रात निकल जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह पति जी बात करने जाते हैं देवर जी से, बोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम है बता, तो क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा था रात के टाइम में। वो बोलते हैं कि भैया मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। देवर जी बोलते हैं भैया मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ये जो है ना अर्पित मुझे दिखाई दे रहा है, 2 बार से नोटिस कर लिया हूँ मैंने, और आप लोगों के जाने के बाद भी एक झलक मुझे दिखाई दिया था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बोल रहा है अपने घर में से किसी ना किसी को लेके जाएगा, ये नॉर्मल बात नहीं है। तो बोलते हैं पति जी, अच्छा तुझे डर लग रहा है ना, आज रात में मैं तेरे साथ सोऊंगा, देखता हूँ कैसे आता है, कैसे दिखाई देता है। आज का पूरा दिन ऑफिस दोनों चले जाते हैं, पूरा दिन निकल जाता है, और जैसे ही शाम को घर आते हैं, खाना वाना खाते हैं और रात में वापस सोने का टाइम होता है, तो ये पति जी और देवर जी एक ही कमरे में सोने वाले थे और सरिता अपने कमरे में सोने वाली थी। सरिता को भी डर लग रहा था, इनको भी, कि क्या पता कहीं जो बोल रहे हैं देवर जी सही बात तो नहीं है, डर रही थी, लेकिन तो भी अपने कमरे में चुपचाप सो जाती हैं वो, और ये दोनों एक कमरे में सो रहे हैं। जैसे ही आधी रात का टाइम होता है, अचानक से देवर जी के वापस से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। पति जी उठते हैं भड़बड़ाते हुए, बोलते क्या हुआ भाई, क्या हुआ, तू चीख चिल्ला क्यों रहा है। वो बोलते हैं देवर जी देखो देखो भैया, वो अभी भी दरवाजे के पास खड़ा है और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है और बोल रहा है तुम लोग कुछ भी कर लो, मैं इस घर से एक ना एक जान लेके जाऊंगा, और मेरे साथ वो भी है, मेरे साथ वो भी है, वो यहाँ से किसी ना किसी का जान लेके ज़रूर जाएगी। ये बोलते हैं वो भी है, मतलब क्या क्या किसकी बात कर रहा था वो। पति जी थोड़ा से अब वो होते हैं, सीरियस होते हैं। देवर जी बोलते हैं कि नहीं पता भैया, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सारी चीज़ें होते होते ना अब इनको नॉर्मल होने लगा था, क्योंकि देवर जी का रोज़ ऐसा हो रहा है कि अर्पित जो सबसे छोटा वाला देवर रोज़ दिखाई दे रहा है। एकदम परेशान हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे करते करते अब उनको आदत हो गई थी कि अब तो दिखाई देना ही है उसका, रोज़ आना ही है, मैं क्या कर सकता हूँ। ये सब कुछ करते करते अचानक से सरिता जी प्रेग्नेंट होती हैं।
प्रेग्नेंट होती है तो घर में एक अलग खुशी का माहौल होता है कि चलो घर में कोई नया मेहमान आने वाला है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश रहने लगते हैं। इनके जो होते हैं रिश्तेदार वो भी आते हैं देखने उखने के लिए। उसके बाद जो भी गोद भराई होती है वो सब चीज़ें होती हैं। एक सेलिब्रेशन के घर पे स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सरिता जी के प्रेग्नेंट होने के कुछ ही महीनों बाद, कुछ महीने हुए होंगे, एक दिन अचानक से उनकी आँख खुलती है। उस दिन उनके पति घर पे नहीं थे, बाहर शायद कोई मीटिंग से गए होंगे। अचानक से उनकी आँख खुलती है और आँख खोलती है तो क्या पाती हैं कि ऐसे मैं लेटी हूँ और यहाँ पर मेरे सिर के पास एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी औरत जिसकी पूरी झुर्रियाँ लटकी हुई है और उसकी आँख एकदम बड़ी बड़ी डरावनी दिखाई दे रही है। दिखने में तो नॉर्मल बुढ़ी औरत दिख रही है लेकिन बहुत ही ज़्यादा डरावनी। और उनको ऐसे देख के स्माइल कर रही है। ये ऐसे लेट कर उसको देख पा रही हैं, उसका मुंह यहाँ पर है, ऐसे स्माइल कर रही है और उनके पेट को ऐसे 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 सहला रही है। तो बूढ़ी औरत ये घबरा जाती हैं। वो ऐसा कुछ बोलने ही वाली होती है, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। तभी अचानक से बूढ़ी औरत बोल पड़ती है, हम इकरा के लेके जाए। वो भोजपुरी में बोलती है कि मैं इसको लेके चली जाऊंगी। बच्चे को पेट में सहला रही है ना, मैं इसको लेके चली जाऊंगी। इस तरह से बहुत ही वियर्ड सी खौफनाक आवाज़ में फिर से बोलती है, हम इकरा के लेके जाए। ऐसा बोलती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और ऐसे उठती हैं झटका मार के। और जैसे उठती है, उठ के बैठती है चीख चीख के। बाहर से शायद सास ससुर आने वाले होंगे और देवर जी आने वाले होंगे। तभी अचानक से चारों तरफ देखने की कोशिश करती हैं। वो बूढ़ी औरत इनको कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। ये अपने सास को हर एक बात बता देती है। सास को लगता है कि हो सकता है प्रेगनेंसी में बहुत सारे लोगों की नज़र लगती है या ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं जो औरतों के पीछे पड़ जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में। तो वो सास जी बोलती हैं कि तुम चाकू लेके सोना। और तभी दूसरे दिन पति जी भी आ जाते हैं घर पे। उसके बाद पति जी को बताती है, पति जी बोलते हैं कि लोहे की चाकू लेके सोना। सब लोग यही बात बोलते हैं। और उसके बाद एक दिन दिखाई नहीं देती है बूढ़ी और दूसरे दिन दिखाई देती है। वापस से तीसरे दिन वो फिर से दिखाई देती है, उनके दरवाजे के पास खड़ी है और बहुत ही खौफनाक तरह से हंस रही है और फिर से बोल रही है, हम इकरा के लेके जाए। मतलब कि मैं इसको लेके ही जाऊंगी, ऐसा सा बोल रही है। और इस तरह से वो घबराती हैं। ये सरिता जी चीख के वापस से उठती हैं। पति जी बोलते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो वो बोलती है कि वो दरवाजे के पास खड़ी है और ऐसा ऐसा बोल रही है। पति जी बोलते हैं कि हो सकता है अगर तुम बोल रही हो सच में भूत प्रेत जैसी चीज़ें कुछ होती हैं तो वो तुम्हारे पास अब नहीं आ पा रही है। अब क्योंकि तुमने चाकू लेके सोई हो इसलिए दरवाजे के पास खड़ी होके बोल रही है। वो पहले तुम्हारे माथे के पास बैठी, तुम्हारा पेट सहला रही थी, अब नहीं आ पा रही है। मतलब टेंशन मत लो, तुम आराम से चाकू को लेके सोया करो। ऐसा ही होता है। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और उसके बाद एक दिन शाम के टाइम में इनके घर पे सास ससुर कोई थे नहीं, गांव में कोई पूजा था, वहाँ पे गए हुए थे मंदिर में। और देवर जी भी नहीं थे, वो भी पूजा में गए हुए थे। अचानक से इनके पति अपने ऑफिस से आते हैं और वो बजाते हैं पिक 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 पिक, बाइक के हॉर्न देते हैं। तो कोई नहीं सुन रहा है। ये भी सोचती हैं कि समझ में नहीं आ रहा है ये कोई है कि नहीं घर पे। एक काम करती हूँ, मैं ही जाती हूँ। ये बाहर निकलती हैं, मोस्टली निकलती नहीं थी लेकिन आज निकलती हैं और उनके पति के लिए वो खोलती हैं। एक शटर टाइप कुछ था, ऐसा खोलती थी तो अंदर बाइक ले घुसते थे। वो खोलती हैं और उसके पति अंदर आते हैं। उसके बाद ही लगभग रात के 9-10 बजे करीब इनका मिसकैरेज हो जाता है। यानी कि जो उनका बच्चा था वो ख़राब हो जाता है, ख़त्म। उसके बाद से वो बूढ़ी औरत पूरी तरह से दिखनी बंद हो जाती है। वो बुढ़िया लेके चली गई है ना? हाँ, पूरी तरह से दिखनी बंद। उसके बाद रोना गाना सबका वो हो गया कि वापस से गम का माहौल हो गया कि एक बच्चा गया था इस फैमिली का, यानी कि इनके सबसे छोटे देवर। उसके बाद इनका बच्चा जो पेट में था वो भी चला गया। पूरा माहौल वापस से शोक वाला हो जाता है। लेकिन कुछ महीनों बाद वापस से प्रेग्नेंट होती हैं और जैसे ही वापस से प्रेग्नेंट होती हैं इनको वापस से वो बूढ़ी औरत दिखाई देनी शुरू हो जाती है। वो पीछे क्यों पड़ी हुई है इतना इनका? नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन इस बार बूढ़ी औरत के साथ साथ उनके देवर जी के भी शैडो दिखाई दे रहा है उनको, जैसा धुआं टाइप में कोई आदमी धुआं टाइप में से आया है और यहाँ से क्रॉस करके गया है। यानी वही अर्पित ना? हाँ, अर्पित जो खत्म हो चुका है, सबसे छोटा देवर। उसके बाद ये घबराने लगी क्योंकि चाकू लेकर सोती थी अब, इसलिए इनके करीब नहीं आ पा रहे हैं।
चाकू लेके सोती थी। जब से पिछला कांड हुआ था उसके बाद से हमेशा चाकू लेके घूमती थी वो। लेकिन ये सारी चीज़ें उनके साथ बहुत ज़्यादा कंटिन्यू होने लगी, बहुत प्रॉब्लम होने लगी। इन्होंने अपनी सासू माँ को बताई और अपने मायके में अपनी माँ को बताई। तो उनकी जो माँ थी, इनके घर पे इनको देखने आई थी, वो बोलती है कि मैं किसी बाबा से बात करती हूँ। सरिता जी की जो माँ थी वो किसी पंडित जी से बात करती हैं मंदिर के, और पंडित जी बोलते हैं कि मैं इसको बांध दे रहा हूँ, इसके पूरे पेट को और इसके शरीर को बांध दे रहा हूँ, कोई भी बुरी शक्ति होगी इसके करीब नहीं आ पाएगी। भले इस घर में कितना भी घूम ले, कैसे भी आ जाए, लेकिन इसके शरीर को छू नहीं सकती। तो ये बोलती है ठीक है। बाबा जी बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए, इसको देखना ज़्यादा बाहर वाहर ना जाए, और इसके शरीर को मैं बांधा हूँ, एक धागा भी बांधते हैं। बोलते हैं धागा नहीं टूटना चाहिए जब तक ये प्रेग्नेंट है, और जैसे ही इसके 9 महीने पूरे हो जाएंगे और जैसे ही इसका पेन स्टार्ट होगा, वैसे ही मुझे बुलाना घर पे, उसके शरीर को खोलना पड़ेगा। अगर उसके शरीर को नहीं खोले तो बच्चा भी पैदा नहीं हो सकता। ऐसा कुछ होता है। 9 महीने हो जाते हैं, उसके बाद इनका पेन स्टार्ट होता है। बाबा जी को सरिता जी की माँ लेके आती हैं हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, और उसके बाद बाबा जी उनका वो खोलते हैं जो बांधे थे। वो खोलने के बाद इनकी एक बच्ची पैदा होती है, यानी कि यही नैना जिसने स्टोरी लिख के भेजा है, वो बच्ची पैदा होती है। और उसके बाद वहीं पर हॉस्पिटल में सरिता जी की माँ भी थी, सासू माँ घर पे खाना दे के, खाना बना रही थी ना, वो खाना दे के खिला के चली गई थी घर पे। आज रात के टाइम में डिलीवरी होने के बाद सोचती है सरिता जी की माँ कि मैं ही हॉस्पिटल में रुक जाऊंगी, बच्चे का ख्याल रखूंगी, रात में रोती है, दूध पिलाना हो, जो भी करना होगा। और सरिता जी आराम से अपने बेड पे लेटी हुई थी, जो हॉस्पिटल का बेड था उस पर, और उनकी माँ एक अलग बेड पे बच्ची को लेके लेटी हुई थी। जैसे ही आधी रात का टाइम होता है, सरिता जी गहरी नींद में सो रही थी, अचानक से उनकी आंख खुलती है, और आंख खुलते से ही उनको हॉस्पिटल के दरवाजे के पास, जिस हॉस्पिटल कमरे में थी वो, उस कमरे के दरवाजे के पास उन्हें एक आदमी का शैडो दिखाई दिया, जो कि ऐसा धुआं होके इनके पास आने की कोशिश कर रहा है। ये देख के उसको चीखने ही वाले होते, लेकिन चीख नहीं निकल पाती है। उस बूढ़ी औरत को लिटरली अपने पास आते हुए देखती है, अभी भी चीखना चाह रही हैं। पूरे भगवान, जितने भी भगवान के बारे में उनको पता है, जितने भी मंत्र आते हैं, सब कुछ पढ़ डाली, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो जो शैडो वाला आदमी है वो और बूढ़ी औरत इनके पास ही आते जा रहे हैं। तभी अचानक से ज़ोर से माँ बोल के चीखती हैं, और जैसे ही माँ बोल के चीखती हैं, उनकी माँ तो थी उस कमरे में, उनकी आँख खुलती है, भड़बड़ाते हुए उठती हैं और उनके पास आती हैं। वो ऐसे ज़ोरों से काँप रही थी। पूछती है क्या हुआ बेटा सरिता, क्या हुआ, तो ऐसे काँप क्यों रही है। तो ये अपने होश में आती हैं, जैसे कि अभी वो किसी अलग सी बेहोशी में थी। होश में आती है, अपनी माँ को हर एक चीज़ बता देती हैं। माँ बोलती हैं बेटा वही औरत है जो चुड़ैल है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि तेरा जो सबसे छोटा देवर जिसने खुद को खुश किया था, वो है वो आदमी, जो आदमी तुझे दिखाई दे रहा है। यही दोनों हैं जो तुम्हारे पूरी फैमिली को बर्बाद करना चाहते हैं। हो सकता है तुम्हारा देवर जिस प्रेत योनि में है, वहाँ पे कोई औरत है जो अट्रैक्ट हो गई तुम्हारे घर से, या उसके साथ घूम रही है, जो तुम्हारे घर को बर्बाद करना चाहती है। क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, लेकिन वही लोग हैं। अब से तुम्हारे बच्चे का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद से ये जो नैना थी उसका बहुत ध्यान रखते हैं, और सरिता जी को वो औरत और उनके देवर दिखाई देने पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद, 1-2 साल बाद थोड़े बहुत ऐसे शैडो दिखाई दिए भी, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ा। और आज काफ़ी साल बीत गए, नैना थोड़ी बड़ी भी हो गई है, और अभी सब कुछ ठीक है। बाप रे, मतलब इस परिवार के लोगों ने कितना कुछ फेस किए हैं यार। मतलब ये इनके साथ होने का एक्चुअल जड़ कारण कुछ समझ में आया नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और शायद हो सकता है कि वो कुआं श्रापित रहा होगा कोई ज़माने में कभी उस कुएं के बाद, क्योंकि कुएं कई सैकड़ों साल पुराने होते हैं। किसी ने कुछ रिचुअल वगैरह कर दिया होगा और कांड होना शुरू हो गए वहाँ पे। खैर, अच्छा हुआ ये कहानी की जानकारी हमको नैना ने इंस्टाग्राम के ज़रिए लिख कर भेजी, ताकि हम लोगों को सतर्क कर पाए। एक अच्छी जानकारी, थोड़ा बहुत मनोरंजन तो कहना गलत होगा, लेकिन फिर भी कुछ भी दे पाएँ इसी बात पे लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। इस तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।